कि इतिहासकारों के मध्य में इन दोनों शब्दों को लेकर, है ना, क्या, यायावर साम्राज्य, इसको लेकर बड़ा ही विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए है, एक बड़े से भूभाग पर वो शासन करते हैं, लेकिन मंगोल खासतौर पे चंगेज खान ने इस पूरी तरीके की धारणा को तोड़ के रख दिया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे अपने कबीलों के साथ, वैसे वैसे इनका साम्राज्य बढ़ता जाएगा। तो ये घुमक्कड़ लोगों ने ही एक बड़ा साम्राज्य बनाया है बेटा। तो घुमक्कड़ों ने एक साम्राज्य बनाया, उसी को हम कहते हैं यायावर साम्राज्य। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे प्यारे बच्चे कि हम आगाज सीरीज में कक्षा 11 और मैं आप लोगों का भूगोल भी मैं ही देख रहा हूं, आप लोगों का इतिहास भी मैं ही देख रहा हूं, है ना, बढ़िया तरीके से। आपको मजा भी आ रहा होगा जो आप लोगों तक वन शॉट आ रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो यायावर साम्राज्य को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना बेटा। चलिए क्या है इसमें, हम खासतौर पे आप लोगों को वैसे ही बता दूं, इस चैप्टर में हम लोग मंगोल साम्राज्य को पढ़ेंगे, है ना, मतलब चंगेज खां और उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अली सर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। आप लोगों से एक बात और बता दूं कि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, जो यहाँ से लगातार बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो कि आप लोगों को सेशन कैसे लग रहे हैं, बढ़िया से, ठीक है। और अगर आपकी और भी कुछ आपको स्पेशल सेशन चाहिए जो भी है, तो आप हमारे तक अपनी बातें कमेंट में डाल के बताया करें, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम चंगेज खां की जीवनी पढ़ेंगे, है ना, मंगोल कौन थे, मंगोलिया मतलब जहां इन्होंने शासन शुरुआत करेंगे, उनके भूगोल को समझेंगे हम लोग, इनकी उपलब्धियों को पढ़ेंगे, है ना बेटा। शुरुआत में आप लोगों के लिए कहानियां आप लोगों को बताऊंगा मैं चंगेज खां, है ना, चंगेज खां के बारे में बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए इस कंटेंट को तैयार किया हूं। और अंत में देखो इसमें मैंने क्या कर दिया ना, शुरू में तो सारी कहानी इसकी हम सुना देंगे, चंगेज खां ने कैसे अपने एम्पायर को खड़ा किया, फिर वो दो शाखाओं में बांट के देखेंगे हम लोग चंगेज खां की मौत के बाद 1227 के बाद, ठीक है। और फिर मंगोल शासन की विशेषताएं, इनकी से चंगेज खां की सैन्य उपलब्धियां, चीन के साथ रिलेशन, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में लिखने को आते हैं ना बेटा ये सब, तो सब लास्ट में कर दिया है। और मैं साथ साथ बताता भी चलूंगा मेरे बेटा लोग आप लोगों को कि यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसा साम्राज्य जिसको यायावर साम्राज्य कहा गया है। बात ये आती है कि अली सर यायावर और साम्राज्य, ठीक है, आपको बताऊं आपकी एनसीईआरटी शुरुआत ही इससे करती है विरोधाभास से। वो कहती है कि इतिहासकारों के मध्य में इन दोनों शब्दों को लेकर, है ना, क्या, यायावर साम्राज्य, इसको लेकर बड़ा ही विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए है क्योंकि यायावर का मतलब होता है वे लोग जो एक जगह नहीं टिकते, मतलब वो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। और घुमक्कड़ जीवन जीने वाला कैसे एक साम्राज्य बना सकता है। तो साम्राज्य, क्योंकि साम्राज्य में क्या होता है, एम्पायर में क्या होता है, एक स्थिर शासन होता है, एक बड़े से भूभाग पर वो शासन करते हैं। लेकिन मंगोल खासतौर पे चंगेज खान ने इस पूरी तरीके की धारणा को तोड़ के रख दिया कि एक जगह पर रहकर शासन किया जाए। चंगेज खान ने नहीं, हम घुमक्कड़ रहेंगे। आप खुद देखोगे ना, इसमें कबीले के कबीले रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे, केराइट रहेंगे, केराइट ही कबीले बोला जाता है, ठीक है, कबीले के कबीले रहेंगे, पूरे के पूरे जाकर सामने शत्रु सेना को हरा कर आके आएंगे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे अपने कबीलों के साथ, वैसे वैसे इनका साम्राज्य बढ़ता जाएगा। तो ये घुमक्कड़ लोगों ने ही एक बड़ा साम्राज्य बनाया है बेटा, ठीक है। और इस धारणा को पूरी तरीके से तोड़ दिया कि एक स्थिर शासन होना चाहिए, एक बड़ी सी जमीन होना चाहिए, तभी आपका एम्पायर होगा। तो घुमक्कड़ों ने एक साम्राज्य बनाया, उसी को हम कहते हैं यायावर साम्राज्य। तो आशा करता हूं आपको इंट्रो बहुत बढ़िया लगा होगा इसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखोगे कि अली सर इन्होंने साम्राज्य कहां बनाया, मध्य एशिया में, है ना। खासतौर पे ये जो साम्राज्य स्थापित किया गया, ये चंगेज खां, है ना, तेमुचीन जिसको आप लोग जानते हो, वो स्टेब्लिश करेगा। कब की बात है अली सर, लगभग 13वीं 14वीं सदी की आप लोगों को ये बात देखने को मिलती है ना बेटा। कहां से कहां तक फैला था, तो एशिया महाद्वीप से लेकर आप लोग देखोगे यूरोप तक, हंगरी, पोलैंड, है ना, बुल्गारिया तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यूरोप और एशिया, है ना, दोनों में आप लोगों को इस साम्राज्य की फैलाव या इसकी विस्तृतता को आप यहां पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। बात ये आती है अली सर कि मंगोल की क्षेत्र के निवासी थे। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के रहने वाले थे। अगर आपको स्टेपी का मतलब नहीं पता, स्टेपी होते हैं घास के मैदान बेटा,
है ना। स्टेपी किसको बोलते हैं? घास के मैदान। और कहां पाए जाते हैं अली सर ये? तो आप लोग देखोगे जो वर्तमान में मंगोल देश पड़ता है ना, चीन के ऊपर पड़ता है ना, मंगोल देश और रूस में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। इसके अलावा वो आप लोगों को यूरेशिया तक जाता हुआ दिखाई देता है, साइबेरिया से। देखो आप ये इमेज में देखो बेटा लोग, तुम लोगों के लिए इमेज लगाया हूं है ना, जिससे कि मेरे बच्चे प्यारे प्यारे क्या कर सके, रिलेट कर सकें। तो ये देखिए, ये स्टेपी घास के मैदान है बेटा, ठीक है। स्टेपी घास के मैदान के ही मंगोल लोग मुख्य तौर पे आप लोगों को निवासी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही आज का आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? मंगोल वाला हिस्सा देखने को मिलता है, या इसी को आप लोग वर्तमान में साइबेरिया क्षेत्र कहते हो, जिसमें मंगोल भी आता था और रसिया वाला हिस्सा भी आता था। इसी में छोटे छोटे कबीले है ना, छोटे छोटे केराइट की फॉर्म में आप लोगों को यहां बसावट देखने को मिलेगी। स्टेपी क्षेत्र दिख गया, ठीक है। तो ये आज का ये कौन सा प्रदेश है? आप लोग देखोगे तो आधुनिक जो मंगोल देश पड़ता है या राज्य पड़ता है, उसका ये भूभाग हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। वर्तमान में मंगोल इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे बेटा, है ना। तो अली सर कैसा है आज के समय में? तो बेटा उस समय हम लोग बात करें कि जो मंगोल था बिल्कुल आज जैसा ही मनोरम था, जैसा आज मंगोल दिखता है वैसे ही उस समय भी था। खूब हरियाली थी, है ना, लहराते थे वहां के मैदान, पूरी तरीके से घिरे हुए थे लहरदार मैदानों से, क्योंकि स्टेपी घास का मैदान है। घास मतलब पूरा हरा ही होगा। आप लोग देखोगे ना इसके पश्चिमी हिस्से में, आप लोग यहां भी देख सकते हो, पश्चिमी हिस्से में अल्ताई की पहाड़ियां, देखो ये रही अल्ताई की पहाड़ियां। मंगोल राज्य में आप लोग देखोगे जहां मंगोलिया रहते थे, इनके पश्चिमी हिस्से में आप लोगों को देखने को मिलेगा अल्ताई की पहाड़ियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी बर्फीली चोटियां थी, है ना। जबकि आप लोग देखोगे ना दक्षिणी हिस्से में, मतलब यहां दक्षिणी हिस्से में आप लोगों को गोबी का मरुस्थल देखने को मिलेगा, है ना, जो कि बिल्कुल शुष्क मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी भूगोल को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह मंगोलिया जो था, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, है ना। तो क्या बात हुई हम लोगों की कि यहां लहरदार मैदानों से घिरा हुआ था, पश्चिम में अल्ताई की पहाड़ियां थी, तो दक्षिण में गोबी का मरुस्थल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। उत्तर में आप लोग देखोगे नदियां बह रही हैं, है ना बेटा। ऊपर आप लोग देखोगे उत्तर में नदियां बह रही हैं, तो ये कौन सी नदियां बह रही हैं? तो एक ओनोन नदी, और ओनोन नदी के किनारे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा चंगेज खां का जन्म होगा, ठीक है। और सेलांगा नदी और बर्फीली पहाड़ियों से आप लोगों को यहां से कई सारे झरने निकलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ऊपर वाला हिस्सा नदियों से घिरा था, ठीक है, इधर वाला हिस्सा पर्वत पहाड़ियों से घिरा था, और नीचे वाला हिस्सा मरुस्थल से आप लोगों को घिरा हुआ देखने को मिलता है। तो वही मैं बात करूं जो पूर्वी साइड था, पूर्वी साइड में इनके मुख्यतः इनके कबीले आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे तातर कबीला, है ना। कौन सा कबीला देखने को मिलेगा? तातर कबीला देखने को मिलेगा, मंचू कबीला आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी कई सारे ढेरों कबीले थे, करेंगे उन पे चर्चा। यहां आप लोग देखोगे ना बेटा, इसी में हम लोग इसके मंगोलिया के और भूगोल की बात करें तो इसमें पशुचारण के लिए यहां हरे भरे घास थे, अनेक ढेरों सारे मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अनुकूल आप लोग देखोगे ऋतुएं थी, प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार यहां पर आप लोगों को आसानी से उपलब्ध होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने दो चीजों का अध्ययन किया बेटा, है ना। कौन कौन सा? के मंगोल की क्षेत्र के निवासी हैं, तो आप समझ गए कि भैया स्टेपी ही आज का क्या है? मंगोलिया है। फिर अंदर चले, इसके भूगोल को समझने की कोशिश की, ठीक है। क्या हम लोगों ने देखा? अल्ताई, गोबी, ऊपर नदियां, ठीक है। इस प्रकार से ये हम लोगों को मंगोल की भौगोलिक स्थिति जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई, उनको हम पॉइंट टू पॉइंट यहां पर चर्चा की है। अब प्रश्न उठता है कि मंगोल कौन थे, ठीक है। अरे अब प्रश्न उठता है कि मंगोलिया जो देश हम लोगों ने देखा, उसमें मंगोल कौन थे? तो मैंने अभी पीछे बताया कि ये कई सारे कबीलों में रहते हैं। जैसे मान लो ये फोटो मैंने आप लोगों के लिए फिर से बना दिया कि ये मंगोल है। इस मंगोल में छोटे छोटे कबीले या केराइट की फॉर्म में ये लोग रहते थे। और याद रखना बेटा, है ना, और इनकी भाषा क्या थी? तुर्की थी। ए लल्लाओ, इनकी भाषा क्या थी? टर्किश बोलते थे ये, है ना। ये कौन सी भाषा बोलते थे बेटा? ऐसे कबीले आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी में चंगेज खां का भी एक कबीला होगा जो बड़ा ही ताकतवर हो जाएगा और आगे चलकर इन सभी कबीलों के सरदारों को अपने अधीन कर कर, ठीक है, मंगोल में अपने साम्राज्य स्थापित करेगा। जब वो चंगेज खां जब इन कबीलों के ऊपर शासन करने लग जाएगा तो उसको उपाधि मिलेगी किसकी? तेमुचिन तो उसका मूल नाम था, चंगेज खां कहा जाएगा, समुद्र का स्वामी कहा जाएगा, सार्वभौम शासक कहा जाएगा, ऐसे नाम तक उसके पड़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना जानो, यहां तातर, खितान, मंचू जैसे कबीले आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनकी भाषागत समानता थी कि ये तुर्की बोलते थे। याद रखना बेटा, मध्य एशिया में खासतौर पे ईरान, इराक,
ठीक है। और अफगानिस्तान में जो तुर्की कबीले पहुंचेंगे वो यहीं से निकल के पहुंचेंगे। आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे है ना भविष्य में, तो आपको यही नॉलेज के तौर पे आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना इन सभी कबीलों में एक समानता क्या थी बेटा, भाषागत समानता थी, ठीक है। कौन सी भाषागत समानता, तो ये तुर्की बोलते थे, है ना, इनकी, इसीलिए ये अपने आप को भाई कहते थे। इनके अंदर आप लोग देखो ना, ये अपने आप को किस लिए एक मानते होंगे, क्योंकि इनके अंदर सबसे बड़ी समानता थी भाषागत। इनकी जैसे हमारे यहाँ है ना हिंदी, उत्तर पूरा भारत आपको हिंदी बेल्ट वाला ही देखने को मिला, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही भावना रहती, चलो अपना ही भाई है। आप चले जाओ अमेरिका में, अगर कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो आप क्या हो गया, अपना भाई है यार, है कि नहीं, बढ़िया से उसकी खातिरदारी करो, है कि नहीं। चलिए, कुछ मंगोल तो आप लोगों को पशुपालक देखने को मिलेंगे, कुछ शिकार संग्राहक थे, है ना, मतलब शिकार करके अपना दूसरी चीजें क्या करते थे, कलेक्ट करते थे या संग्रहण का काम आप लोगों को करते हुए दिखाई देंगे। पशुपालक जो थे वो भेड़, बकरियां, ऊंट आदि पशुओं को आप लोगों को पालते हुए दिखाई देते हैं। बेटा याद रखना, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आ जाए ना मंगोल कौन थे, है ना, लिखने को आ जाए कभी लघु उत्तरी में, तो ये सारे पॉइंट डालना कि मंगोल विविध लोगों का एक समुदाय था, मतलब अलग अलग कबीलों में रहते थे। वो लोग पूर्व में तातर, कितान, मंचू जैसे कबीलों से संबंधित थे। उनकी एक सबसे बड़ी समानता थी क्या, भाषागत, वो सब के सब तुर्की बोलते थे, है ना, ये भी याद रखना। कुछ मंगोलों में पशुपालक थे और कुछ शिकार संग्राहक थे, कुछ शिकार करके अपनी चीजों को कलेक्ट किया करते थे। पशुपालकों में भेड़, बकरियां, ऊंट आदि को पाला जाता था, है कि नहीं। और शिकार संग्राहक में आप लोग देखोगे कि जो साइबेरिया जो क्षेत्र थे वहां में रहते थे, है ना, मतलब शिकारी संग्रह करके अपना जीवन चलाने वाले लोग कहां रहते थे, तो साइबेरिया वाले हिस्से में रहते थे, ठीक है। साइबेरिया किसको कहा जाता है, यही याद रखना, है ना। रूस को जानते हो ना, रूस, ए लल्ला, रूस कितना बड़ा है आप सब जानते हो। रूस दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो रूस इतना बड़ा है ना, तो ये 2 महाद्वीप में लगता है बेटा, सुनो अब ध्यान से। और मंगोल से ऊपर कौन पड़ता है, रूस ही तो पड़ता है, लेकिन ये 2 भाग इतना बड़ा है कि ये यूरोप में भी लगता है बेटा, है ना, और ये आप लोगों को एशिया में भी देखने को मिलेगा। तो जो रूस का एशिया वाला पार्ट है ना बेटा, ए लल्ला याद रखना, अरे रूस का जो एशिया वाला पार्ट है इसको कहते हैं साइबेरिया, और यूरोप वाला जो हिस्सा है रूस का उसको कहते हैं यूरेशिया। याद रखोगे नॉलेज के लिए, यस या नो, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है साइबेरिया, तो मेरा फर्ज बनता है तुम लोगों को समझाना कि साइबेरिया के वनों में रहते थे, मतलब ये मंगोल से ऊपर जो रूस था, ठीक है, उसमें आप लोगों को जो मंगोल थे वो शिकार संग्राहक वहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पशुपालक लोगों की अपेक्षा ये अधिक गरीब थे, कौन, शिकार संग्राहक, है ना। पशुपालक अपना वो भेड़ बकरा बकरी चला के अपना थोड़ी अर्थव्यवस्था को ऑपरेट कर लिया करते थे, लेकिन ये बेचारे गरीब थे, शिकार मिले ना मिले, है ना, तो वनस्पतियों से ही काम चला लिया करते थे। ग्रीष्म काल आने पर, है ना, पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से ये अपनी पूरी तरीके से चलाते थे गुजारा, कौन, शिकार संग्राहक, ठीक है। गर्मी के दिनों में अगर कोई जानवर इनको मिल गया, उसका शिकार कर लिया, तो उसकी खाल का फिर ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। और मंगोल लोग जो थे कबीलों के अंदर तंबू डाल के, है ना, तंबू कैसा होता है, एक लकड़ी के वो ऐसा वो छप्पर टाइप बना लेते हैं, तंबू वंबू डाल के बढ़िया से, तो तंबू और जर में ये निवास करते थे, कौन बेटा, तो मंगोल लोग। कितना टफ इनका जीवन रहा होगा, और वहां से निकलकर पूरा एक साम्राज्य जो कि एशिया से लेकर यूरोप तक आप लोगों को फैलाते हुए दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि अली सर जो ये साम्राज्य है इसके बारे में जानकारी हम लोगों को कहां से मिलती है। वैसे आप लोगों के लिए एक नोट लिखा है, ठीक है। मंगोल लोग आप लोग देखोगे अपना साहित्य खुद नहीं लिखते थे, वो पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो खाना बदोश थे, ठीक है। आप लोग देखोगे वो यायावर है, घुमक्कड़ हैं, वो इतना लिखने विखने में रुचि नहीं लेते थे। तो अली सर इनके बारे में लिखा किसने है, तो खास तौर पे जब इन लोगों का अरबी क्षेत्रों में जब इनका मिलन हुआ अरबी लेखकों से, तो अरबी राइटरों ने इनके बारे में लिखा, ठीक है। कुछ यात्री जैसे मार्को पोलो जैसे यात्री आप लोगों को चीन मंगोलिया की यात्रा पर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो यात्रा वृत्तांत हो गए, इतिवृत्त हो गए, तो इनका जो आप लोगों को विवरण देखने को मिलता है ना बेटा, वो अरबी, फारसी, तुर्की में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां आप लोगों को जब ये अरबी वाले बेल्ट में आए ना, ये जब वो आक्रमण करते हुए पहुंचेंगे या उज्बेकिस्तान वाले हिस्से से नीचे उतरकर ख्वारिज्म से, तो वहां आप लोगों का जब इनका मिलन अरबियों से होगा, तो अरबी लोग जब इनको जानेंगे, अरे भाई ये तो बहुत बुरे मारते हैं यार, खाना पीने की कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, आज यहाँ तो कल वहां, तो इनकी जानकारी हमको यहाँ से लगना, यायावारों के बारे में जानकारी लगना चालू होती है, ठीक है। तो इतिवृत्त है हमारे पास, यात्रा वृत्तांत है, जैसे मार्को पोलो जैसे लोगों ने अपनी किताब में इनके बारे में जानकारी दी है, या फिर नगरों के जो साहित्यकार रहे हो, है ना, उन्होंने अपने दस्तावेजों में इनका उल्लेख किया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बड़े अहम
अहम सोर्सेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम, ठीक है, किसको जान सकते हैं, तो इन मंगोलों के बारे में जान पाए हैं। तो अब तक हम लोगों ने कितनी चीजों पे चर्चा की है? यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत पढ़ा है, पीछे चलते हैं। मंगोल कौन थे हम लोगों ने पढ़ा है। मंगोलों का भूगोल हम लोगों ने पढ़ा है। मंगोल की क्षेत्र के निवासी थे हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसका इंट्रो दिया, ठीक है। अब इसके आगे रिवाइज भी करा दिया एक बार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चंगेज खां की जीवनी को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब पूरी जीवनी सुनाऊंगा चंगेज खां की। चंगेज खां, ठीक है, आप लोग देखोगे तो इसका जन्म हुआ 1162 में, ठीक है। कहां? ओनोन नदी के किनारे, उत्तरी हिस्से में पड़ती है ओनोन नदी। अभी हम लोगों ने भौगोलिक जब पढ़ रहे थे उसमें देखा था। पिता का नाम था येसुजई, ठीक है। और पिता का साया बहुत, जब चंगेज खां बहुत छोटा रहा तभी उसके सर से उठ चुका था। वैसे आपको पता होना चाहिए चंगेज खां के बचपन का नाम था तेमुचीन, ठीक है। उसकी माता का नाम था ओलून ईके, ठीक है। और जो उसके पापा थे येसुजई, इनकी और भी पत्नियां थी, तो उनकी पत्नियों से भी फिर इनके बच्चे थे, ठीक है। कौन? तो चंगेज खां के पापा के। तो जो उनकी माता थी, जब उनके पिता की मौत हो गई चंगेज खां के, तो आप लोग देखोगे कि तेमुचीन खुद, मतलब चंगेज खां, उनके सगे भाई थे, उनके सौतेले भाई भी थे। तो उन दोनों प्रकार से, सगे भाई और सौतेले भाई चंगेज खां के, इन सभी का लालन पालन बड़ी मुश्किलों से किया। किसने? ओलून ईके ने, जो कि चंगेज खां की आप लोगों को माता, या तेमुचीन की आप लोगों को माता यहां पर देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जब चंगेज खां 8 साल के रहे, लगभग 1170 का जो दशक रहा, ऐसा कहा जाता है कि बड़े ही विपत्तियों से भरा रहा, क्योंकि इस समय तेमुचीन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया था। मतलब जब चंगेज खां मात्र 8 साल का था, मेरे साथ देखते जाइएगा, अपहरण कर लिया गया था, दास। मतलब आप लोग देखोगे, ये जानकारी दी है हमको अरबी साहित्यकारों ने। आप लोग देखोगे जब चंगेज खां 8 साल का था तभी उसको दास बना लिया गया था, मतलब लोगों ने अपहरण कर लिया था। यस या नो? ठीक है। आगे चलकर आप लोग देखोगे कि जब उसने शादी कर ली थी बोटे से, है ना, उसकी पत्नी का नाम था, तो उसकी पत्नी को भी अपहरण कर लिया था भाई, ठीक है। और अब उसकी पत्नी को किसी ने अपहरण कर लिया था, इसके लिए तो उसने लड़ाई तक लड़ी थी, है कि नहीं। अब ये तो हम लोगों ने उसकी निजी जानकारी ली। एक बंदा है, ठीक है, बोगू रचू, है ना, बोगू रचू। ये कहा जाता है कि ये उसका प्रथम मित्र था, ठीक है। और वो हमेशा एक विश्वसनीय साथी के रूप में उसके साथ रहा, हमेशा उसके पूरी लाइफ में। कौन? बोगो रुचु, ठीक है। याद रखना आप लोग इसके बारे में। उसका एक सगा भाई था जम्मू का, है ना, ये भी उसका बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। और एक उसके चाचा थे, ठीक है। कौन? उसके चाचा थे ओंग खां। अरे एक कौन थे? तेमुचीन के चाचा, कौन? ओंग खां थे। और एक उसका सगा भाई था जम्मू का। शुरुआत में इन दोनों से ही उसकी बहुत अच्छी बनी है। किसकी? लेकिन आगे चलकर सत्ता को लेकर वो अपने सगे भाई से भी और अपने चाचा से, ओंग खां, दोनों से ही लड़ाई लड़ा है, मतलब युद्ध लड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि उसने जम्मू का को भी हराया और ओंग खां को भी हराया, ठीक है। तो लेकिन यह याद रखना 1180 से लेकर 1190 तक, है ना, जो जम्मू का था, ओंग खां था, इन दोनों के साथ ही उसके रिश्ते बड़े अच्छे रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद उन दोनों से ही सत्ता को लेकर, ठीक है, कहीं ना कहीं चंगेज खां को क्या करना पड़ी? लड़ाई लड़नी पड़ी। और उसने अपने भाइयों को बड़ी, आप लोग देखोगे कि बड़े निर्भीकता के साथ, बड़ी ताकत के साथ उनको क्या किया? हराया। तो जब उसने अपने लोगों को हराया तो उसके अंदर क्या आया? चंगेज खां के अंदर कॉन्फिडेंस होता ना, कि कॉन्फिडेंस आता है भाई, तो कॉन्फिडेंस आया। उसको ये महसूस हुआ कि नहीं भाई, अब मैं दूसरों की भी बैंड बजा सकता हूं, है कि नहीं। तो वो आप लोग देखोगे कि वो अन्य कबीलों के खिलाफ भी फिर क्या लड़ने लगा? लड़ाई लड़ने लगा। जब उसने अपने लोगों को हरा दिया तो उसके अंदर ताकत। इसी आप लोग बाबर के अंदर भी देखोगे, बाबर भी अपने लोगों से लड़ा, है ना, और आगे चलकर फिर उसने भी बाहर के लोगों को हराया। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाता है इंसान को। आप चंगेज खां के संदर्भ में भी ये देख सकते हैं। फिर उसने लगभग 1203 में ओंग खां को भी हराया था, ठीक है। 1206 में आप लोग देखोगे तो 1206 में शक्तिशाली जम्मू का और नोमन लोगों को निर्णायक रूप से उसने, मतलब जम्मू का को फाइनली 1206 में मार ही दिया था उसने, ठीक है, अपने भाई को। और नेमन जो कबीले के लोग थे उनको भी पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो मंगोल, जो कि स्टेपी क्षेत्र में पड़ता था, मतलब ऐसा हम कहें एक राजनीतिक इकाई मान के स्टेपी को जो पीछे बताया था ना, स्टेपी पूरा क्षेत्र मंगोल, पूरे मंगोल का सबसे शक्तिशाली सरदार बन चुका था। कौन? मैंने पीछे बताया था ना अभी आप लोगों को कि पूरे मंगोल में छोटे छोटे क्या थे? कबीले थे। और अब ये कबीले चंगेज खां को अपना
सरदार मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि इन सभी कबीलों के सरदारों में सबसे असरदार था तो तेमुचीन, मतलब चंगेज खां। जब अपने लोगों को पूरी तरीके से उसने खत्म कर दिया, 1203 में ओंग खां को हराया पूरी फाइनली। उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी ओंग खां जमुका से, लेकिन फाइनली इसको जमुका को इसमें और 1203 में, ठीक है, ओंगा को पूरी तरीके से क्या किया, पराजित किया। अब याद रखना बेटा, इसके बाद जब इसके बाद के ये उसको एहसास हुआ कि हां अब मैं पूरे मंगोल का सरदार या राजा बनने लायक हो चुका हूं, ठीक है, तो उसने प्रस्ताव रखा सभी कबीलों के सामने कि भैया अब मैं तुम्हारा राजा बनना चाहता हूं। तो होता क्या था, ये जितने भी कबीले होते थे ना मंगोल में बेटा, इनकी एक सभा होती थी, है ना, और इस सभा को कुरिल ताई कहा जाता था। याद रखना बेटा, है ना, एक सभा होती थी इन सभी कबीलों की, है ना, मतलब उस सभा का एक एक मेंबर होता था, वो राजा ही होता था उनका मेंबर, हर कबीले का एक राजा होता था, और फिर इन कबीलों के हर राजाओं का भी एक हेड होता था। तेमुचीन वही बनना चाहता था चंगेज खां। उसने कहा कि भैया अब मैं तुम सबसे ऊपर होऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि 1206 के बाद, ठीक है, जो हमारा चंगेज खां है, तेमुचीन है, इसको इस कुरिल ताई जो एक सभा थी, इसने क्या किया, ठीक है, अपना महानायक घोषित किया या महाराजा घोषित किया या अपना बादशाह घोषित किया। और ऐसा कहा जाता है कि उसको चंगेज खां की उपाधि दी, समुद्र खां की उपाधि दी, सार्वभौम शासक मान लिया कि हाँ भाई तुम ही अब हमारे क्या हो, पूरी तरीके से नतमस्तक होकर अब हम आपको क्या मानते हैं, राजा मानते हैं। जब पूरे मंगोल का वो राजा बन गया, ए बेटा लोग याद रखना, जब वो पूरे मंगोल का राजा बन गया तो अब उसने सोचा कि भैया अब मैं यहां का तो राजा हूं, अब मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए, मतलब अब पड़ोसी राज्यों को जीतना चाहिए। इसी कड़ी में आपकी एनसीईआरटी में एक राज्य को जीतने की कहानी का वर्णन है, ख्वारिज्म, ठीक है। कौन सा राज्य था बेटा, ख्वारिज्म। अली सर कहां पड़ता था, यह उज्बेकिस्तान में। अरे उज्बेकिस्तान में पड़ता था। आगे चल के आप लोग कक्षा 12 पढ़ोगे ना, तो एक बंदे का नाम सुनोगे आप लोग, अल बरूनी। अल बरूनी यही का रहने वाला था बेटा, ठीक है, ख्वारिज्म का, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान में जगह पड़ती थी, और ख्वारिज्म के अंदर बेटा आप लोग देखोगे एक डायनेस्टी थी, शाह राजवंश, जिनको हम सल्जुक वंश के नाम से भी जानते हैं। अरे जिसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, अरे ख्वारिज्म के शाह वंश, है ना, लिख देता हूं, ख्वारिज्म का शाह वंश, या इसी को हम लोग सल्जुक वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैस्पियन सागर के आसपास आप लोगों को इस साम्राज्य का फैलाव देखने को मिलेगा। वहां के सुल्तान थे, वहां के बादशाह थे मोहम्मद, ठीक है, और इन मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद को चंगेज खां ने बुरी तरीके से हराया है। कारण क्या था, इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई थी, है ना। तो हुआ क्या था बेटा कि जो चंगेज खां था ना, इसका चंगेज खां ने अपना एक दूत भेजा था, एम्बेसडर, कहां, इस उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म के शाह वंश के अंदर। तो वहां मंगोल राजदूत मतलब एम्बेसडर की हत्या हो गई थी और उसको अपमानित किया गया था। जब ये खबर तेमुचीन को लगी, मतलब चंगेज खां को लगी, तो उसने कहा कि भैया अब हमको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो इस परिस्थिति में वो निकला और वो हराने आएगा किसको, ठीक है। तो देखो इस मैप में देखो बढ़िया से, ठीक है। तो यहां आएगा बेटा वो, अरे किधर गया, हाँ यहां बुखारा, समरकंद, ताशकंद, मरवा, फारस, ठीक है। यहां कैस्पियन, समरकंद के पास कर लेते हैं यहां, ठीक है। इस वाले हिस्से में वो हम लोगों को आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, बढ़िया से। वैसे ख्वारिज्म थोड़ा सा और इधर साइड में था, मैं यहां लिख देता हूं ख्वारिज्म, ख्वारिज्म बचा बाटी, ठीक है, यहां ख्वारिज्म था। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था कैस्पियन के आसपास, ठीक है, इस टाइप से ये ख्वारिज्म राज्य है। और आप लोग देखोगे ना, इसने 2 सेनाएं बनाई थी चंगेज खान ने इनको हराने के लिए, क्योंकि यहां 2 लोग थे, एक तो खुद सुल्तान मोहम्मद थे और सुल्तान मोहम्मद का एक बेटा भी था जिसका नाम था जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन मर्गवानी। याद रखना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, आपकी एनसीईआरटी में इस कहानी का जिक्र हुआ है। तो इसके लिए चंगेज खान ने इनको हराने के लिए 2 टुकड़ियां बनाई थी। एक टुकड़ी आप लोग देखोगे खुद सुल्तान के पीछे भेजी गई, और सुल्तान के पीछा करते हुए वो सैन्य टुकड़ी अजरबैजान तक चली गई, ठीक है। उसमें क्रीमिया में रूसी सेनाओं को भी पराजित किया फिर वहां पर जाके, है ना। जो सेना की टुकड़ी का पीछा किसका, सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए गई ना, तो अजरबैजान को भी जीत लिया, फिर उन्होंने रूस के क्रीमिया वाले हिस्से को भी क्या कर दिया, जीत लिया,
ठीक है, इसके साथ साथ कैस्पियन सागर के आसपास के जितने भी हिस्से थे उनको घेर कर, ठीक है, मंगोल साम्राज्य में मिला लिया। तो पहली टुकड़ी गई तो इतने सारे क्षेत्रों पे क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी। लेकिन एक सेना की टुकड़ी, मतलब दूसरी टुकड़ी, जिसका नेतृत्व खुद चंगेज खां कर रहा था, तेमुचीन कर रहा था, ठीक है, वो किसका पीछा कर रहा था, तो सुल्तान के बेटे जलालुद्दीन मर्गवानी। ऐसा कहा जाता है कि मर्गवानी अफगानिस्तान के रास्ते से होता हुआ, है ना, कहां पहुंचा, मुल्तान पहुंचा था। कहां पहुंचा था बेटा, मुल्तान। और मुल्तान में जब ये आया, कौन बेटा, याद रखना, जलालुद्दीन मर्गवानी, तो इसने यहां से चिट्ठी लिखी भारत के दिल्ली के बादशाह। भारत में इस समय दिल्ली का बादशाह कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश को चिट्ठी लिखी जलालुद्दीन मर्गवानी ने। और इसका पीछा करते करते कौन आ रहा है बेटा, याद रखना, इसका पीछा करते करते आ रहा है चंगेज खां, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा। ठीक है, तो इस मुल्तान से चिट्ठी लिख रहा है ना, दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश को, कौन, जलालुद्दीन मर्गवानी। वो कह रहा है कि भाई मुझे पनाह दे दे, मैं तेरे यहां आना चाहता हूं यार भाई, प्लीज, रिक्वेस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश को यह बात पता चल गई कि जो चंगेज खां है, ठीक है, वो आक्रमण करते करते इस पूरे हिस्से पे कब्जा कर चुका है। और वो जो सुल्तान मोहम्मद थे उनके बेटे का पीछा करते करते, ठीक है, आ रहा है। तो इल्तुतमिश तो जानती थे भैया इस मुसीबत को क्यों लूं फालतू में मैं, मतलब उसको शरण देना मतलब चंगेज खां को सीधी चुनौती देना है। तो देखो बेटा, आप लोग देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बचाने के लिए सबसे सही कदम उठाया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि फिर जो मुल्तान में जलालुद्दीन मर्गवानी रहा, ठीक है, यहां आया चंगेज खां, ठीक है, इसको हरा दिया, इसको मार दिया फिर उसने, ठीक है, जलालुद्दीन मर्गवानी, ठीक है, को। और फिर इसके बाद वो लंबे समय तक यहां डेरा डाले रहा। ठीक है, सिंधु नदी के उस पार पड़ता है ना। लेकिन आप लोग देखोगे कि क्या हुआ फिर यहां पर, कि जब वो आया तो अफगानिस्तान सिंध प्रदेश तक पीछा किया। और सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया। लेकिन असहन गर्मी थी उस समय में, है ना, प्राकृतिक कठिनाइयां थी। ठीक है, उसके जो खास गुरु थे उन्होंने ये जो सारे संकेत थे इनको अशुभ माना। तो उसने फिर क्या किया कि उसने वापस लौटने का विचार कर लिया। ठीक है, किसने, तो चंगेज खान ने। तो इस प्रकार चंगेज खान, ठीक है, भारत नहीं आ पाया और वो वापस यहीं से लौट गया। ठीक है, मुल्तान से, सिंध के इस पार से ही वो, ऐसा कहा जाता है कि उसके राज्य में विद्रोह छिड़ गया था, है ना, इसलिए भी वो वापस चला गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें, लेकिन बस इल्तुतमिश की एक अच्छी भूमिका रही कि उसने वापस वो जो जिसका पीछा करते हुए आ रहा था उसको साफ मना कर दिया था, भैया बस यहीं तक अपनी दोस्ती बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे चल के हम लोग बात करें चंगेज खां की मौत कब हुई, है ना। तो इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा चंगेज खां ने और भी अलग अलग हिस्सों को जीता है। ठीक है, चलिए, चंगेज खां की मौत हो गई बेटा 1227 में। ठीक है, और आज भी चंगेज खां को मंगोल में एक महानायक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें, आप लोगों को सीधा एक, अब सुनिएगा, अब यहां से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे वैसे स्टेप बाय स्टेप। चंगेज खां की सैन्य उपलब्धियां क्या रही, उसका युद्ध कौशल, अली सर कैसे लड़ते थे ये, है ना। तो युद्ध कौशल आप लोग देखोगे तो सबसे पहले इनकी एक खास बात बताऊं युद्ध कौशल की, कि तीरंदाजी में माहिर होते थे। मतलब कैसे तीरंदाजी में कैसे लड़ते थे पता है बेटा, मतलब आप लोग देखोगे कि इनकी सेना पहला तो पीछा करती थी, ठीक है, शत्रुओं को मारती थी और फिर एकदम से पलट जाते थे, है ना, मतलब खुद भागने लगते थे। तो शत्रुओं को लगता था कि अब इनका पीछा करते हैं, तो ये अपने शत्रुओं को अपने पीछे दौड़ाते थे और जैसे ही अपने रडार में इनको ले जाते थे, है ना, वो कंडीशन ऐसी भौगोलिक ऊंची नीची वाली जगह पे, फिर घोड़े के ऊपर, ये घोड़े आगे थे और ये घोड़े पे पलट जाया करते थे, मतलब ऐसे मुड़ के निशाना, छोटी छोटी कम हाइट के थे, ऐसा मुड़ के निशाना लगाते थे। तो हाँ, चलते घोड़े पे मुड़ के उल्टा बैठ के निशाना लगाते थे, शत्रु ऐसा कर ही नहीं पाते थे, है ना। अरे भाई घुमक्कड़ थे, ठीक है, अलग लेवल की तीरंदाजी कौशल था। ठीक है, घेराबंदी की नीति, चारों मतलब 3 ओर से घेरते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो बाबरवा जो घेराबंदी की नीति अपनाता था वो कहीं ना कहीं चंगेजों के, ठीक है, उत्तराधिकारियों से ही सीखी होगी उसने, है ना। नेफ्ता बमबारी का प्रयोग भी ये करते थे, तमाम तरीके अपनाकर, ठीक है, चंगेज खां जो था, है ना, अपनी सैन्य उपलब्धियों के बल पे ही इतना बड़ा साम्राज्य को क्या कर पाया था, खड़ा कर पाया था। अब हम चीन को, चंगेज खां का मुख्य उद्देश्य चीन को भी जीतना था। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखो बेटा, इस समय हम लोग बात करें ना, जब चंगेज खां रहा उस समय चीन 3 भागों में बटा था, मतलब 3 हिस्से थे उसके।
एक तो चीन का उत्तर पश्चिमी प्रांत, ए लल्लाओं, है ना। उत्तर पश्चिमी प्रांत कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, है ना। ये वाला हिस्सा आप लोग रेड पे, रेड नहीं यार, ठीक है, ये वाला हिस्सा। यहां आप लोग देखोगे तिब्बत मूल के सिया लोग रहते थे, या सिया वंश का शासन था, है ना। यहां सिया वंश का शासन आपको देखने को मिलेगा। एक हिस्सा ये हो गया। उत्तरी चीन के अंदर आप लोग देखोगे पेकिंग नगर शासन कर रहे थे, है ना। अरे उत्तरी चीन के अंदर मतलब ये वाले हिस्से में, ये बचा हुआ हिस्सा जो है, ठीक है, इस वाले हिस्से में आप लोग देखोगे चीन राजवंश पेकिंग नगर से शासन कर रहे थे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दक्षिणी चीन से सुंग राजवंश था, है ना। इस दक्षिण वाले हिस्से में आप लोग देखोगे तो यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा सुंग राजवंश शासन आप लोगों को यहां करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार से 3 भागों में चाइना बटा था, ठीक है। और इस तीनों हिस्सों को चंगेज खान ने किसी ना किसी तरीके से परेशान किया है या उनको हराया है। चलिए देखो बेटा, 1209 में सिया लोग जो थे उनको पूरी तरीके से परास्त किया चंगेज खान ने। 1213 में चीन के महान दीवार पर अतिक्रमण किया था इसने। 1213 में किस ओर से आके, इस ओर से आके, अरे चीन की दीवार, वो जो दीवार है वो इस साइड तो है ही, है ना। तो इस वाली साइड मतलब आप लोग देखोगे जो पेकिंग नगर वाली साइड थी उसके ऊपर उसने क्या किया था, आक्रमण किया था, है ना। और 1215 में तो पेकिंग नगर को उसने लूटा भी था, ठीक है। पहले उसने 1213 में चीन की दीवार पर आक्रमण किया और 1215 में यहां जो पेकिंग नगर पड़ता था, ठीक है, उत्तरी वाली साइड में, ठीक है, इसको भी उसने क्या किया, लूटा है। मतलब चीन को उसने किसी ना किसी प्रकार से क्या किया है, परेशान किया, क्योंकि उसका उद्देश्य था किसको जीतना, चीन को जीतना, ठीक है। लेकिन उसने कुछ ही क्षेत्रों को जीत पाया, कुछ ही को अपने साम्राज्य में वो मिला पाया, ठीक है। लेकिन उसने जब तक वो रहा उसने चीन को पूरी तरीके से चुनौती दी, किसने, चंगेज खान ने। बात यह आती है कि चीन के साथ मंगोलों के संबंध कैसे थे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सीधा क्वेश्चन लिखने को आता है बेटा, है ना, मंगोलों के चीन के साथ संबंध। तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो लिखिएगा बढ़िया से। चलिए, तो मंगोलिया के जो यायावर लोग थे उनके पास खाद्य संसाधनों की कमी थी, आप सब जानते हैं, ठीक है। बेचारे पशुपालक थे, गरीब भी थे, पशु संग्राहक थे, क्योंकि ये खेती नहीं करते थे, है ना, ठीक है, क्योंकि वहां पर खेती नहीं हो सकती थी, ठीक है। इस कारण वह चीन से कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण लाते और ले जाते थे, ठीक है। चलिए, व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने के लिए यह एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर देते थे, ठीक है। कौन, मंगोल, ठीक है, और चाइना दोनों। यायावर लोग चीनी लोगों का सामान तथा उनके नगर को लूट कर जंगलों में भाग जाते थे, ठीक है। ये 4 पॉइंट में आप लोगों ने इनको यहां पर समझा। आगे देखो, एक चीज और बता दूं बेटा आप लोगों ने कि चीनी राजाओं ने, ठीक है, मंगोल लोगों से बचने के लिए ही लगभग 3री शताब्दी में, है ना, 3री शताब्दी में चीन की दीवार बनवाई थी भाई, 3री शताब्दी में, है ना। जब आप लोग देखोगे कि भारत में कुषाण वंश का शासन है, ठीक है, भारत में किसका शासन है, कुषाण वंश का। राजा थे चीन के अंदर सी हुआंगसी, उन्होंने ही इस चीन की दीवार का निर्माण चालू किया था, किससे, मंगोलों से बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कबीले तो तब भी थे ना। ये बात अलग है कि वो 13वीं और 14वीं सदी में सत्ता में आए, ठीक है। चलिए, अब चंगेज खां की मौत के बाद हम मंगोलों के एम्पायर को देखें तो इनके विस्तार को देखें कि इन्होंने किस प्रकार से फिर अपने साम्राज्य को और यूरोप तक लेके गए। तो बेटा हम बात करें 1236 से लेकर 1242 के बीच में, ठीक है, जो मंगोल साम्राज्य रहा वो रूस के स्टेपी क्षेत्र तक पहुंच गया, है ना, मतलब पूरे साइबेरिया क्षेत्र पर कब्जा हो गया इनका। मंगोल का स्टेपी तो इन्हीं का था, रूस के स्टेपी को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब पूरे साइबेरिया क्षेत्र पर इनका कब्जा था। बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, इन सभी क्षेत्रों को भी 1236 से लेकर 1242 के दौरान मंगोलों ने पूरी तरीके से जीत लिया। 1255 से लेकर हम बात करें सन 1300 के आसपास पूरा चीन मंगोलों का हो चुका था। जो सपना चंगेज खान ने देखा था, मैंने अभी पीछे बताया था कि उसको जीतना था, वो उसकी औलादों ने कर दिखाया, ठीक है। तो संपूर्ण चीन को जीत लिया बेटा, ईरान को जीत लिया, इराक को जीता और सीरिया को जीत लिया। तो इसी प्रकार ईरान, इराक, सीरिया में तुर्की पहुंचे। मैंने कहा था तुर्की कौन है, ये तुर्की है। लेकिन जब इन्होंने ईरान, इराक, सीरिया को जीता इस अवधि में, ठीक है, तो इस प्रकार वहां आप लोगों को टर्किश लोग पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 2 चरणों में मंगोल साम्राज्य आप लोगों को, ठीक है, ये पूरा के पूरा इस प्रकार से फैलता हुआ दिखाई दिया है। ये लो भाई, ये पूरा के पूरा मंगोल साम्राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अब चंगेज जब नहीं रहा, चंगेज खां के जो 4 बेटे थे बेटा लोग याद रखना, तो चंगेज खां का जो साम्राज्य था ना उसको 4 हिस्सों में बांटा गया था। देखो टर्कीज के अंदर आप लोग देखोगे कि ये आप लोगों को व्यवस्था देखने को भी मिलेगी कि वो अपने साम्राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटते, चाहे वो भारत में आगे चलकर मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गोरी ने अपने, वो भी तुर्की था, उसने भी अपने साम्राज्य को किसमें बांट दिया, अपने गुलामों में बांट दिया, उसके तो बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो बात करें हम चंगेज खां के 4 जो बेटे थे, है ना, और इनका जो साम्राज्य अभी पूरा फैला हुआ हम लोगों ने देखा था, कुछ तो चंगेज खां ने, फिर उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने। तो ठीक है, तो जो चंगेज खां का बड़ा बेटा जो था जोची, याद रखना, ठीक है, इसको रूस का स्टेपी क्षेत्र दिया गया था और इसी को गोल्डन हॉर्ड के नाम से भी जाना जाता था। किसको? रूस के स्टेपी क्षेत्र को। ठीक है, चगताई जो कि ये दूसरा बेटा था चंगेज खां का, ठीक है, इसे मध्य एशिया दिया गया था, है ना, मध्य एशिया, ईरान वाला हिस्सा, उज्बेकिस्तान वाला हिस्सा, ठीक है, चगताई। और याद रखना बेटा, चगताई का ही बेटा होगा कौन? अरे चगताई का ही बेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन? तैमूर। अरे इसी का बेटा कौन देखने को मिलेगा आप लोगों को? तैमूर लांग, है ना, तैमूर लांग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तैमूर लांग का बेटा शाहरुख होगा। ठीक है, शाहरुख, ठीक है, ये भारतीय इतिहास में बड़ा फेमस रहे हैं ये लोग, है ना। चलिए तो दूसरा बेटा, इसको मध्य एशिया दिया गया, खासतौर पे ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान वाला बेल्ट दिया गया। ठीक है, इसके ओगोदाई की मैं बात करूं आप लोगों से, ओगोदाई ये असल तौर पे चंगेज खां का उत्तराधिकारी था, है ना, और जो राजधानी थी काराकोरम, ठीक है, उसने काराकोरम को बनाई थी। ये रही काराकोरम, मतलब ये वाला हिस्सा आप लोग देखोगे, ये किसको दिया गया? ओगोदोई को दिया गया। ठीक है, और तुलोई को दिया गया, सबसे छोटा बेटा था। और मंगोलिया की जो इनकी पैतृक भूमि थी, है ना, जो कि चंगेज खां की जहां वो पैदा हुआ था, ठीक है, ओनोन नदी वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला इसी को दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देखोगे 4 बेटों में इनका साम्राज्य बांट दिया गया। आप लोगों के लिए यहां एक नोट लिखा है बेटा, है ना, नोट क्या है अली सर? तो आप देखोगे बाद में तुलोई, है ना, तुलोई, ये वाला तुलोई के बेटे, कौन बेटे अली सर? तो कुबलाई खां। कुबलाई खां ने चीन के अंदर युआन वंश की स्थापना की थी। और एक बात बताऊं बेटा, ये कुबलाई खां जो था, इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में अपना एक प्रतिनिधि दल भेजा था। ठीक है, जब वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसने भेजा, तो मोहम्मद बिन तुगलक को भी चीन में अपना प्रतिनिधि दल भेजना पड़ा था। और उसी प्रतिनिधि दल में आप लोगों को जब कक्षा 12 में पढ़ोगे, आपको एक लिंक कनेक्टेड होना चाहिए चीजें, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चीन अपना एक दल भेजा, तो उसमें आप लोग देखोगे जो इब्न बतूता था, उसको फिर चीन भेजना पड़ा था उसे। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कनेक्टेड होना चाहिए आपको इतिहास से। ठीक है, वंश की स्थापना की। गजन खान ने ईरान में इल खानी राजवंश की स्थापना की थी बेटा, है ना। और 1258 में बगदाद पर पूरी तरीके से क्या कर लिया था इसने? कब्जा कर लिया था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बहुत प्यार से, बहुत बेहतर तरीके से, सुकून से हर चीज समझ में आई होगी। अगर कुछ छूटी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगोल कबीले की विशेषता बताओ अली सर। सीधे लिखने को आती है बेटा, है ना, एग्जाम में। देखो मैंने ऐसा सेट ही ऐसा किया ना पैटर्न को, कि आप लोगों के क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं। जितने भी पॉइंट इसमें बताऊं वो सारे लिख कर आ जाना। चलिए, तो मंगोल कबीलों की हम बात करें, इस पहली विशेषता अली सर, पहली विशेषता बताओ। जाति और भाषाई संबंधों के कारण आपस में जुड़े हुए थे। इनकी जात एक थी, है ना, और इनकी भाषा एक थी, तुर्की बोलते थे, इस कारण ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, है ना। लेकिन आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण उनके समाज में कुछ प्रतिपक्षी वंशों में या आप लोगों को विभाजित देखने को मिल जाते हैं। धनी परिवार विशाल होते थे, है ना, मंगोलों कबीलों के अंदर। उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी, है ना, मतलब जो मंगोलों के अंदर जो धनी परिवार होते थे, तो उनको धनी कैसे माना जाता था, है ना। तो उनके पास पशु बहुत सारे होंगे, उनके पास जमीन बहुत सारी होगी जिसपे वो पशु को चरा सके, है ना। स्थानीय राजनीति में भी उनका, ठीक है, बहुत दबदबा होता था। जो धनी परिवार लोग होते थे, इसलिए उनके अनेक फॉलोअर होते थे, अनुयायी होते थे। 2 विशेषता। तीसरी विशेषता डिस्कस करते हैं। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान उनके द्वारा एकत्रित किए गए शिकार सामग्री तथा खाद्य अन्य भंडार समाप्त हो जाते थे। बेटा देखो, आप लोग देखोगे कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप आ गया, है ना, बहुत ज्यादा पानी गिर गया, तो ये जो सारा चीजें कलेक्ट करके रखते थे ना अपने लिए खाने के लिए, वो सब क्या हो जाती थी? तो आप लोग देखोगे समाप्त हो जाते थे इनके खाने के भंडार, है ना। वर्षा ना होने पर घास के मैदान भी सूख जाते थे, इसलिए उन्हें चारागाहों की खोज में इधर उधर भटकना पड़ता था, घुमक्कड़ तौर पे। इसीलिए तो वो यायावार थे,
है कि नहीं। मंगोल कबीलों में आपसी संघर्ष भी होते थे, मतलब एक कबीला दूसरे कबीले से भिड़ जाया करते था, है ना, जैसे तातर कबीला मंचू कबीले से लड़ ले, है कि नहीं, आपस में संघर्ष होते रहते थे। पशुधन प्राप्त करने के लिए भी वो लूटपाट कर लिया करते थे। ठीक है, अगली विशेषता, प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण करने अथवा अपनी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली कुलों से भी मित्रता कर लेते थे और परिसंग बना लेते थे। मतलब आप लोग देखोगे कुछ लोग, आप लोग देखोगे परिवार के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने के लिए कुछ जो शक्तिशाली परिवार रहते होंगे उनसे दोस्ती कर लिया करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया करते थे और वो अपना एक यूनियन तक बना लिया करते थे, है ना। तो ये इन मंगोल कबीलों की क्या थी, तो कुछ खास बातें थी। अब इनके सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन सीधा लिखने को आया है बेटा, है ना, कि सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक, इनकी जो सैनिक संगठन की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए, है ना बेटा। ये भी अपने आप में क्वेश्चन, मैंने इसको हेडिंग में, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, बढ़िया से। तो बात करें हम किसकी, मंगोलों और दूसरे अनेक यायावर समाज में हर एक तंदुरुस्त सदस्य हथियारबंद पहुंच, यही याद रखिए भाई। मंगोल और दूसरे जो अनेक यायावर समाज होते थे ना बेटा, उसमें हर एक में तंदुरुस्त एक सदस्य होता था जो हथियारबंद होता था, है ना, हथियार उसके पास होते थे। जब भी कभी जरूरत होती थी तो इन्हीं लोगों से, जो राजा लोग होते थे, है ना, इन मंगोलों के, वो अपनी सेना खड़ी कर लिया करते थे। अलग अलग अभियानों में चंगेज खां की सेना में नए नए सदस्य शामिल किए जाते थे, है ना, जिस कारण ये विशाल जो सेना बनी, ये विषम जाति संगठन थी। मतलब इसमें हर जात का व्यक्ति था, क्योंकि आप लोग देखोगे कि इनमें भाषागत और जाति समानता थी, है ना, एक ही जात मानते थे, ये एक ही जाति, क्योंकि सब घुमक्कड़ थे, ठीक है, भाषा एक थी, ठीक है, लेकिन हर समाज का व्यक्ति हथियारबंद होता था, ठीक है, और यहाँ के राजा लोग उन्हीं से अपनी सेना बना लिया करते थे। इसी की चर्चा आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर की गई है। चंगेज खान ने अपनी सेना को, आप लोग देखोगे, जो पुरानी दशमलव पद्धति थी उसके अनुसार गठित, चंगेज खान की सेना पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी। कैसी दशमलव पद्धति अली सर, है ना, तो आप लोग देखोगे बेटा 10 सैनिकों के ऊपर एक उनका हेड होता था, है ना, फिर इन 10 सैनिकों के ऊपर आप लोग देखोगे, है ना, इन 10 के आप लोग देखो छोटे छोटे सैनिक टुकड़ियों को मिलाकर 100 सैनिकों के ऊपर एक हेड होता था, फिर 100 के ऊपर 1000 सैनिकों के ऊपर एक हेड होता था, है ना, फिर 10,000 के ऊपर एक क्या होता था, एक हेड होता था। तो आप लोग देखोगे कि इस प्रकार उसने हर छोटे स्तर पर छोटी से छोटी यूनिट एक 10 सैनिकों की बनाई, उसका भी एक हेड अपॉइंट किया, 100 सैनिकों का भी एक हेड अपॉइंट किया। इससे क्या होना, तो कम्युनिकेशन अच्छा बना रहा सैनिकों के साथ में। इससे जब भी कोई आदेश आता चंगेज खां का कि भैया चलो हमको लड़ने जाना है ना, तो वो कम्युनिकेशन ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े अच्छे से जाता था। लोग कहीं ना कहीं अपनी जाति और भाषा के लिए लड़ते थे, उनमें एकता थी, समन्वय था, है ना, इसी सारी चीजों के लिए। आप खुद देखो ना, भारत में जब दिल्ली सल्तनत चल रही है, अलाउद्दीन खिलजी भी जब अपनी सेना का पुनर्गठन कर रहा है तो उसने किसकी दशमलव प्रणाली ली, चंगेज खां की दशमलव। उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने भी तो ये किया, 10 के ऊपर एक अमीर बनाया, फिर वो खान बनाया, इस प्रकार के अलग अलग ओहदे लेकर आया, है ना, इससे क्या फायदा मिला, तो वो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी, है ना, और कम्युनिकेशन अच्छा होगा सैनिकों के साथ में, सारी बातें, वो भी अपनी समस्याएं बताएंगे भाई कि हमको ये समस्या आती है, ये नहीं आती है, फिर वो बढ़िया से वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट करवाता है बंदा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संगठन बनाया सैनिकों के लिए। जो दशमलव प्रणाली थी उसके आधार पे आप लोग देखोगे एक ऑर्डर में बढ़िया से अरेंज करके, है ना। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। ये याद रखना बस, दशमलव पद्धति पर इसने क्या किया था, अपनी सेना का संगठन किया था। इसने कुल कबीले, इन सारी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। ऐसा नहीं किया कि भैया तुम फलाने कुल से हो, तुम आ जाओ सारे के सारे, या तुम उस कबीले के तो आ जाओ, नहीं। इसने कहा कि भैया ये व्यवस्था चलेगी, 10 के ऊपर एक होगा, 100 के ऊपर एक होगा, 1000 के ऊपर एक होगा और 10,000 के ऊपर एक आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार सेना का गठन ये आप लोगों को करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारियों से आज्ञा लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, मतलब कोई भी सैनिक हो गया या कोई कर्मचारी हो गया, उसे कठोर दंड दिया जाता था, है ना। कोई भी व्यक्ति हो जो अपने, जो सेना मतलब नीचे के पद पे कोई कर्मचारी है और वो अपने अधिकारी ऊपर वाले व्यक्ति से, है ना, बिना आज्ञा के कहीं चला गया, है ना, उसने चेष्टा की इस प्रकार से, तो उसको भैया सजा दी जाती थी। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई तकरीबन 10,000 सैनिकों की थी, जिसमें बहुत सी आप लोग देखोगे कमीने और कुल के लोग शामिल होते थे, ठीक है। चलिए, नई सैनिक टुकड़ियों को नौयान कहा जाता था। याद रखना बेटा, नौयान क्या था बेटा,
अगर आप लोगों से लिखने को आ जाए कि नोयान क्या है, तो नई सैनिक टुकड़ियों को नोयान कहा जाता था, जो कि चंगेज खां के चारों पुत्रों के अधीन होती थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। चलिए, तो याद रखना बेटा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इस चैप्टर में कुछ प्रमुख अवधारणा है, जैसे पैक्स मंगोलिका। ये क्या है अली सर? तो आप लोग देखोगे कि जब मंगोल पूरी तरीके से मंगोल विजय कर लिए, है ना, यूरेशिया में शांति आ गई, रेशम मार्ग सिल्क रूट पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया, व्यापार संस्कृति इसका बहुत अच्छे तरीके से आदान प्रदान होने लगा। ठीक है, क्यों होने लगा? ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि चंगेज खान ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था। याद रखना बेटा, यास क्या था बेटा? आप लोगों से पूछा जाएगा। यास चंगेज खान के द्वारा बनाई गई कोड ऑफ कंडक्ट के फलाना व्यक्ति ये वाला कांड कर देगा तो ये सजा होगी भाई। ठीक है, तो उसने शिकार करने, सैन्य व्यवस्था, डाक प्रणाली, हर चीज के लिए उसने क्या किए थे? नियम निर्धारित किए थे, है ना। इसने मंगोलों को एक पहचान दी। किसने मंगोलों को पहचान दी बेटा? तो यास। यास अगर आप लोगों को वेरी शॉर्ट में लिखने को आ जाए तो भैया लिखना बढ़िया से। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इसने बहुसांस्कृतिक शासन की शुरुआत की थी। मंगोल शासकों ने विजित देशों के लोगों, जैसे चीनी सचिव हो गए, ईरानी वजीर हो गए, इनको प्रशासन में शामिल किया। देखो बेटा, इन्होंने कैसी संस्कृति को जन्म दिया? बहुसंस्कृति शासन व्यवस्था। अगर इन्होंने चीन को जीता है तो वहां सिक्योरिटी चीनी ही होता था। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने व्यक्ति को सिस्टम में डाला हो, नहीं। ऐसे इन्होंने ईरान को जीता तो ईरान के व्यक्ति को इन्होंने क्या किया? वजीर बनाना, है ना। उन्होंने सभी धर्मों, चाहे वो बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, सबका सम्मान किया है। किसने? तो मंगोलों ने। अपने व्यक्तिगत धर्म को भी प्रजा पर उन्होंने नहीं थोपा है। किसने? आपको बता दूं, चंगेज खां मुसलमान नहीं था, है ना। खान एक टाइटल होता है, उपाधि होती है। कौन? सैनिक, महानायक। ठीक है, इसके शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। चलिए, हरकरा क्या थी? हरकरा आप लोग देखोगे तो एक संचार व्यवस्था थी। चंगेज खान इसको लेकर आया था, है ना। सुन लो इसके बारे में, अगर आप लोगों को लिखने को आ जाए। हरकरा पद्धति क्या थी? चंगेज खान ने फुर्तीली हरकरा पद्धति अपना रखी थी, जिससे वो राज्य के जो दूर दराज क्षेत्र थे, मतलब कोई क्षेत्र यहां है और कोई क्षेत्र यहां है, तो इनके बीच में आप लोग देखोगे संपर्क साधने के लिए, कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए निश्चित दूरी पर बने सैनिक चौकियों में स्वास्थ्य और बलवान घोड़े रखे जाते थे और घोड़े ही संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशुओं के समूह घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुब कर कहते थे। याद रखना बेटा, इसके लिए कर दिया जाता था। कौन सा कर दिया जाता था? कुबकुब कर भी दिया जाता था। कौन देते थे? तो जो मंगोल यायावर होते थे वो इस व्यवस्था के अंतर्गत देते थे। याद रखना, कैसी हरकरा क्या है बेटा? तो आप लोग देखोगे एक स्थान से दूर दराज के स्थानों को जोड़ने की एक व्यवस्था थी। इसमें घोड़ों के माध्यम से, है ना, क्या भेजी जाती थी? खबरें संचालित की जाती थी। इसमें जगह जगह पर क्या बनाई जाती थी? स्टॉप बनाए जाते थे, मतलब चौकियां बनाई जाती थी, है ना। और खबरें एक दूसरे से दूसरे स्थान पर संचारित, जैसे आप लोग कक्षा 12 में जब पढ़ोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक की भी डाक व्यवस्था होगी, है ना, उसकी भी संदेश ले जाने वाली संचार प्रणाली होगी। ऐसा ही आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चंगेज खां की भी आप लोगों को संचार पद्धति यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। और इस संचार पद्धति की व्यवस्था को करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशुओं के समूह, घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा क्या करते थे? प्रदान करते थे। ठीक है, जो भी इसका लाभ लेता था इस सर्विस का, वो क्या देगा भाई? एक टैक्स देगा, जो क्या कहलाएगा? कुबकुब कर कहलाएगा। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मंगोल लोगों से नफरत करने के कारण बताइए। ठीक है, इनसे क्यों नफरत की जाए? 5 कारण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जब युद्ध लड़े, है ना, तो जब युद्धों के दौरान इन्होंने कई सारे नगरों को क्या किया? नष्ट किया। जैसे ख्वारिज्म को नष्ट किया इन्होंने, बगदाद को नष्ट किया इन्होंने, सीरिया को नष्ट किया इन्होंने, क्रीमिया को नष्ट किया इन्होंने। उदाहरण है मेरे पास कई सारे, है ना। कृषि भूमि को इन्होंने क्या पहुंचाई? क्षति पहुंचाई, क्योंकि ये पशु चारक थे। ठीक है, व्यापार को इन्होंने क्या किया? चौपट किया। दस्तकारी वस्तु के उत्पादन व्यवस्था को इन्होंने अस्त व्यवस्था कर दिया। कई हजार लोग मारे गए, इससे कहीं ज्यादा दास बना लिए गए। ये सब के सब मंगोल लोगों से नफरत के कारण है। ठीक है, चंगेज खां और मंगोलों का विश्व में क्या स्थान है? ठीक है, तो चलिए, चंगेज खां मंगोलों को संगठित किया। ठीक है, ये इसका स्थान है भाई। लंबे समय से चली आ रही कबीलियाई लड़ाई और चीनियों के द्वारा जो शोषण था उससे मुक्ति, चीनियों ने खूब शोषण किया मंगोलियों का, उससे मुक्ति मिल गई, है ना। मंगोलों को धनी बनाया। ठीक है, मंगोलों को सत्ता में ला दिया, है ना। एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया।
चंगेज खान ने, और व्यापार के मार्गों और बाजारों को पूरी तरीके से पुनर्स्थापित किया। खासतौर पे वो सिल्क रूट, है ना, जब मंगोलों का शासन आया तो सिल्क रूट के माध्यम से बड़ी तादाद में फिर से ट्रेड होने लगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो विश्व इतिहास में चंगेज खां और मंगोलों का कहीं ना कहीं स्थान को दर्शाता है। चलिए, अब बात ये आती है कि जो मंगोल थे, इनकी सफलता का राज, है ना, सैनिक और प्रशासनिक संगठन। क्या इनकी सफलता का, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनकी 10 सीधा क्वेश्चन आएगा बेटा ये, है ना, कि मंगोलों की सफलता का राज बताइए या उनका सैनिक और प्रशासनिक संगठन बताइए। मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोगों को 10 पद्धति। चंगेज खान ने अपनी सेना को 10, 100, 1000, 10,000, है ना, इसमें बांटा था बेटा, या सैनिक टुकड़ियों में बांटा था। इससे कबीलियाई पहचान खत्म हुई और एक सेना, एक मंगोल सेना, एक नई पहचान मिली इनको। ठीक है, चलिए, नोयान, ठीक है, उसने अपने वफादार साथियों को ऊंचे पद दिए, चाहे वो किसी भी कुल के हों, इससे वफादारी बढ़ी, है ना बेटा, याद रखना, उसने वफादार साथियों को ऊंचे पद दिए, उसने जात पात कुल नहीं देखा, इससे सेना के अंदर क्या बढ़ेगी, वफादारी, नियॉन। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हरकरा पद्धति लेकर आया। हरकरा क्या थी, संचार व्यवस्था थी, हम लोगों ने देखा, और उसकी जो सैन्य तकनीक थी, है ना, घेराबंदी यंत्र उसके जो थे, नेफ्ता बमबारी जो थी, है ना, जिसके माध्यम से उसने चीनियों को क्या किया, ठीक है, चीनियों से उन सारी चीजों को उसने सीखा था। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आप लोग देखोगे चंगेज खां क्या एक लुटेरा था या एक राष्ट्र नायक था, है ना, मतलब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, सकारात्मक तौर पर भी देख सकते हैं, नकारात्मक तौर पर भी देख सकते हैं। चंगेज खां एक लुटेरा या राष्ट्र नायक, लघुत्री में लिखने को आया ही, है ना। तो चलिए, नकारात्मक छवि, है ना, आप लोग देखोगे लुटेरे के तौर पे तो शहर के लोगों के लिए वह एक लुटेरा था, हत्यारा था, जिसने लाखों लोगों को पूरी तरीके से मारा था और शहरों को तबाह किया था। सकारात्मक छवि क्या थी मंगोलियों के लिए बेटा, याद रखना, उसने मंगोल कबीलों को एकजुट किया, उन्हें शोषण से बचाया, समृद्ध बनाया, पार महाद्वीपीय साम्राज्य दिया, और आज मंगोल में उसे एक महान राष्ट्र नायक के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि ये जो 50 मिनट रहे हैं आप लोगों की लाइफ के सबसे बेस्ट रहे होंगे, है ना। तो आप कमेंट करिए। देखो, मैंने कहा ना, ये सब क्वेश्चन है मेरे बेटे, ये सब क्वेश्चन है। चंगेज खां लुटेरा था, ठीक है, इसके बाद मंगोलों की सफलता के राज, ठीक है, पीछे जितना भी कंटेंट है वो सब मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है। चंगेज खां मंगोलों के विश्व इतिहास में स्थान, लोगों से नफरत करने का कारण, ठीक है, इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक सैन्य संगठन, है ना, सामाजिक राजनीतिक कारण बताइए इनके, कुछ भी लिखने को आ सकता है आपसे। मंगोलों कबीलों की विशेषता, यस या नो। तो आशा करता हूं कि जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, उनको ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगा होगा। कमेंट जरूर करना आप लोग सभी, ठीक है, यस या नो। और आप सभी एक टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ यार, अभी से जुड़े रहोगे तो पिछले साल, अगले साल भी काम आएगा, 12th में भी आप लोगों को, है ना। 2 सेकंड, किधर गया यार, ये रहा, ठीक है, इससे आप लोग जुड़ जाना यार बच्चा पार्टी, ठीक है। ये QR कोड है अली सर के विद्वान नाम से, आप 11th वाले सभी से जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।